उतना ही दुख हमें उस एक बेगुनाह ब्राह्मण की हत्या होने का भी है। उतना ही दुख हमें ऊना में दलित भाइयों की हत्या का भी है। उतना ही गुज्जर समाज के उत्पीड़न का भी है। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर की खबरें गुज्जर समाज की तरफ से आ रही। भारत के 25,500 लोग इस कोरोना महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं कि जब 500 पे ताली बजाया, 10,000 पे हमने दिया जलाया, तो क्या अब 10 लाख, 10.25 लाख जो कोरोना के केसेस हो चुके हैं, 25,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, क्या अब डीजे बजवाने वाले हैं आप? आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। साथियों, आज एक बहुत ही संगीन मामले में चर्चा करने के लिए हाजिर हूं कि आज से लगभग 3 माह पहले 22 मार्च और उससे पहले जब कोरोना की चर्चा देश में हो रही थी, उसी समय पर मैंने कुछ बातें कही थी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एवं संघ परिवार के लोगों ने यह इल्जाम लगाया था कि ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये लोग सरकार के साथ नहीं हैं। और मैंने पहले दिन से कहा था कि जहां भी सरकार को देश हित में, जनहित में हमारी जरूरत पड़ेगी, इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सरकार उत्पीड़न करेगी, सरकार कोरोना के नाम पर डराएगी, सरकार कोरोना के नाम पर लूटने का काम करेगी, सरकार कोरोना से लड़ने में अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता के साथ दुर्व्यवहार करेगी और जनता का इस्तेमाल करेगी, तो हम खामोश बैठ जाएंगे? नहीं, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं हो सकता। और आज वही बात मैं कह रहा हूं। जब 500 केसेस थे तो पूरा भारत संपूर्ण लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज 3 महीने के बाद, 3.5 महीने बाद, जब 10.25 लाख, 10,25,000, कितना, 10,25,000 कोरोना के केसेस हो चुके हैं और मौत की संख्या, भारत के 25,500 लोग इस कोरोना महामारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर विधायक खरीदने में बिजी है, तो कहीं पर चीन हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है। लेकिन आज मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात करने वाला हूं और कोरोना की बात करने वाला हूं। जब 500 केस से आगे बढ़े तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपको ताली बजाना पड़ेगा, ताली बजाएंगे तो कोरोना भाग जाएगा, कुछ लोग बोले इनके। उसके बाद पूरे देश ने तालियां बजाई, बहुत से लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद जब 10,000 के करीब केस हुए तो कहा कि दिया जलाना है, दिया जलाया। कुछ भक्तों ने तो पूरे गैस सिलेंडर को जला दिया, कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी की बात मानेंगे। मैंने कहा ये मोदी जी जो मजदूरों के लिए करना था वो नहीं किए, जो गरीब के जीवन को यापन करने के लिए, उसकी मूल सुविधाओं को देने के लिए जो कार्य करना था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो नहीं किया। ये आज सिर्फ दिया जला करके अपनी नाकामी को छिपाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों ने फिर कहा कि नहीं, ये भाजपा विरोधी हो आप लोग, इसलिए आप नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मान रहे। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री जी, देश को गुमराह करने वाले प्रधानमंत्री जी, लाल आंख दिखाने की बात करने वाले डरपोक प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं कि आज चाइना हमारे इलाके में कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी आपकी कायरता दुनिया देख रही है कि आप पूरी तरीके से डर चुके हैं। और आज भी चाइना के कब्जे में हमारी जमीन है, लेकिन वहां सिर्फ फोटो शूट कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नाटकबाजी करने के लिए जाते हैं। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं,
और ये सवाल किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये सवाल भारत की जनता के हैं कि भारत की जनता पूछना चाहती है कि जब 500 पे ताली बजाया, 10,000 पे हमने दिया जलाया, तो क्या अब 10 लाख, 10.25 लाख जो कोरोना के केसेस हो चुके हैं, 25,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, क्या अब डीजे बजवाने वाले हैं आप? और अजीब मामला है, कुछ लोग कहते हैं कि सैटरडे संडे लॉकडाउन कर दो। क्या कोरोना छुट्टी के दिन लोगों को पकड़ने निकलता है? बताए ना सरकार, ये लॉकडाउन और जो कारोबारियों के लिए क्या आप किया? आपने कहा 21 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 6 महीने की ईएमआई माफ करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं थी। उस 20 लाख करोड़ के बजट में नरेंद्र मोदी जी गरीबों का 6 महीने का बिजली माफ करने की हिम्मत नहीं थी। उस 20 लाख करोड़ के जरिए गरीब जनता को भोजन का व्यवस्था करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं थी। उस 20 लाख करोड़ के जरिए सैनिटाइजर फ्री में तो क्या देते, 18% जीएसटी लगा दिया, और आज अगर किसी को कोरोना टेस्ट कराना है तो उसको कहीं पर 2500 रुपया तो कहीं पर 4500 रुपया देना पड़ता है। क्यों कराएगा कोई टेस्ट? आज खाने को भोजन के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है, आज बिजली का बिल जमा करने के लिए भारत की जनता पर पैसा नहीं है, अपने घर के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, भोजन के लिए पैसा नहीं है। जो ईएमआई के जरिए किसी ने घर लिया, किसी ने मोटरसाइकिल लिया, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने कोई दूसरे घर के सामान ईएमआई पर यानी कि लोन पर लिए, उसको जमा करने का पैसा नहीं है, तो 4500 रुपये का कैसे वो कोरोना टेस्ट कराएगा? सरकार उस 20 लाख करोड़ से कम कोरोना टेस्ट फ्री कर देती और कहती अगर कोई व्यक्ति कोरोना टेस्ट कराना चाहता है तो भारत सरकार फ्री में कोरोना टेस्ट करेगी और फ्री में उसका इलाज करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरीके से नोटबंदी के नाम पर घोटाला हुआ, जीएसटी के जो स्लैब हैं उसको 5-5 बार बदलना पड़ा, उसी तरीके से बिना सोचे समझे पूरे देश को बंद करके रख दिया, पूरे देश को ठप करके रख दिया, और पूरी दुनिया में आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना अगर कहीं है तो वो इसी मेरे देश, मेरी सरजमीन और भारत में है, जिसकी जिम्मेदार भारत की सरकार है। भारत की सरकार की वो नीति है जहां कारोबार कोरोना की आड़ में चौपट कर दिया, जहां कोरोना की आड़ में पुलिस स्टेट बना करके रख दिया, जहां कोरोना की आड़ में जिसको कोरोना होता उसको आतंकवादी की तरह लेके जाया गया था, क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर बन गए थे। लेकिन आज जब सदी के महानायक कहने वाले व्यक्ति अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होता है तो टीवी चैनल बोलते कि आज उन्होंने नाश्ता किया, आज उन्होंने चैन की सांस ली। 10 लाख लोगों की फिक्र नहीं है, लेकिन एक अमिताभ बच्चन की फिक्र पूरी टीवी मीडिया को हो गई। हमारे लिए भारत के एक नागरिक की जान, चाहे वो भले ही गरीब हो, वो हमारा भाई है। पिछड़ा है तो क्या हुआ, मेरा भाई है। दलित है तो क्या हुआ, मेरा भाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको फिक्र पैसे वालों की है, इसीलिए इस निकम्मी सरकार जो कॉरपोरेट जगत की गुलाम बनने के तरफ प्रयासरत है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर भारत पे कब्जा किया था, आने वाले समय में यह कॉरपोरेट जगत, बड़े बड़े चंद सरमायादार जो सरकार से मलाई खाते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग, रामदेव जैसे लोग, ये पूरे कारोबार पर पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे आने वाले सालों में, अगर ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार रही। जो कल तक कहते थे कि हम एफडीआई के खिलाफ हैं, जो कल तक कहते थे हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, पूरी रेल को ये बेचने की तैयारी, और एयर इंडिया ये कह रहा है कि 5 साल तक हम नौकरी नहीं देंगे, लेकिन एम्प्लॉय को निकाल देंगे, एम्प्लॉय को छुट्टी पे भेज देंगे। नरेंद्र मोदी जी उस 20 लाख करोड़ में उसका हिस्सा क्यों नहीं है? 20 लाख करोड़ में उस किसान का हिस्सा क्यों नहीं है कि जिसका फल, जिसकी सब्जी आज
सही दामों पर बिक नहीं पा रही इस कोरोना की वजह से। और आज हापुड़ में एक सब्जी वाले को पुलिस वालों ने उसकी सब्जी को गंदे नाले में फेंक दिया। मैं योगी जी आपसे कहता हूं, आपकी सरकार से अनुरोध करता हूं कि नहीं लगा सकता क्या उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले अगस्त के महीने में यह तादाद 25 लाख तक पहुंच सकती है कोरोना की, और मृत्यु दर रोजाना बढ़ रही है। 10% कोरोना के जो टेस्टिंग के हिसाब से देखा जाए 10% कोरोना आ रहा है, और कई देश ऐसे हैं जो 10 लाख में से 1,63,000 लोगों का टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम लोग 10 लाख में से 10,000 का भी टेस्ट नहीं कर पा रहे। यह हमारी रेट है, हमारी तेजी है कोरोना से लड़ने की। हमसे अच्छा तो वो छोटा सा देश जो लड़ता झगड़ता रहता है, वो पाकिस्तान बेवकूफ देश हमसे आगे है इस लड़ाई में। स्मार्ट लॉकडाउन को टर्की और बांग्लादेश से सीखना चाहिए था आपको। नरेंद्र मोदी जी, ताली बजाना सीखने से काम नहीं चलेगा, ताली और थाली से प्रगति नहीं होगी। ताली थाली बजाने से कोरोना जाता तो अमिताभ बच्चन जी को कोरोना ना होता। उन्होंने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई और दिया भी जलाया, और आज कोरोना की चपेट में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि चलिए वो स्वस्थ हो और उन्हें पता चल जाए कि जो नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग के चक्कर में वो दीवाने हो गए थे, वो सब बेवकूफी थी, और हम इसीलिए विरोधी हैं उन चीजों के। एक अहम बात, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दुख देती है, दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश के पिछड़े समाज की, चाहे वो गुज्जर समाज हो, जाट हो, प्रजापति हो, मौर्य हो, सैनी हो, पाल हो, हम उनकी बात करते हैं, और जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे। हां, हम दलित की बात करते हैं, हम कोरी की बात करते हैं, हम उन मछुआरे भाइयों की बात करते हैं, मल्लाह कश्यप की बात करते हैं, हम लोग बुनकर समाज की बात करते हैं, हम देश के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम डॉक्टर कफील की बात करते हैं, हम लोग रोहित वेमुला की बात करते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के गुना में दलितों को जो मारा गया हम उसकी बात करते हैं, हम लोग आजम खान और मनव्वर अली की बात करते हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, लेकिन अब न्याय के लिए हमारा संघर्ष जारी रहने वाला है। कोरोना काल में चाइना हम पर कब्जा करने की तरफ, बांग्लादेश हमारे तरफ बढ़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खाली अब मूंछ और दाढ़ी बना रहे। अब मुझे लग रहा है कि अब बंगाल में चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर का रूप धारण करने वाले हैं। इनसे बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? ये चुनाव में बिजी रहते हैं, अपनी यात्राएं, मीटिंग्स चालू हैं, लोग इकट्ठा बिहार में हो रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में चुनाव को लेकर के इतने उत्सुक हैं, क्यों नहीं आप ग्राम पंचायत एवं विधानसभा के चुनाव स्थगित क्यों नहीं कर देते? नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग, इनको चुनाव जरूरी है और अपना प्रचार करेंगे, विपक्षियों को कमजोर करना है। और लॉकडाउन एक पॉज बटन, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, लॉकडाउन का इस वक्त कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे 3 दिन बाजार इधर खोलना, 3 दिन इधर। अच्छा, कोरोना इधर से ज्यादा आता, इधर आता, 3 दिन इधर की तरफ अटैक करता, 3 दिन इधर की तरफ अटैक करता। क्या कोरोना रात को निकलता? रात को कर्फ्यू रहता है। अभी तक WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों में से किसी ने भी इस बात को नहीं साबित किया कि रात में कोरोना फैलता है या सैटरडे संडे यानी कि हफ्ता और इतवार के दिन कोरोना फैलता है। यह किसी ने नहीं कहा। फिर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या विभिन्न प्रदेशों की सरकार ऐसा लॉकडाउन लगाकर क्या संदेश दे रही है? सोशल डिस्टेंसिंग फ्लाइट में नहीं है, बसों में है। सोशल डिस्टेंसिंग नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के लोग नहीं अपनाते जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वो गरीब कैसे फॉलो करेगा जिसके घर में 2 कमरे हैं और 9 लोग परिवार में हैं? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? और सैनिटाइजर, अगर आप वाकई में सैनिटाइजर को कोरोना के खिलाफ एक जंग का हथियार मानते हैं तो उस हथियार पर GST लगा करके गरीबों का खून चूसने वाली निकम्मी सरकार को हम लात मारते हैं। यह समय है कि जनहित की सेवा की जाए।
यह समय है कि गरीबों की सेवा की जाए। आप कोरोना का टेस्ट कब फ्री करने वाले हैं? और मैं बता दूं कि जो एवरेज रेशियो है उस हिसाब से लगभग आप जानते हैं कि लगभग 14 करोड़ लोगों को कोरोना भारत में हो चुका है। कितनों को? कम से कम 14 करोड़ लोग उस एवरेज के हिसाब से कोरोना पीड़ित हैं, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम से वो डेवलप हो रहे हैं, उसमें सरकार की कोई तारीफ नहीं। ये कह रहे नहीं कि लोग सही हो जा रहे हैं, क्या कोई कौन सी दवाई खिला रहे हैं बताओ? लोग जो सही हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर आप अपने को अलग कर लें और अपने खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि भारत के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है। हम लोग यंग देश हैं, 67% युवा है, इसलिए हम लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत है, इसलिए हम लोग दुरुस्त हो जा रहे हैं। सरकार कोई तीर नहीं मार दी इसमें, सरकार ने जहां अच्छा काम किया होगा हम समर्थन करते हैं। लेकिन आज न राशन दे पाए, न ईएमआई माफ कर पाए, न किसान का लोन माफ कर पाए, न बुनकर को सुविधा दे पाए, न किसान को उसकी फसल का जो एक्चुअल अमाउंट था न वो दे पाए, न बिजली का बिल तक माफ नहीं करती सरकार। ये देखो कैसी सरकार है। ये तेल का दाम भी बढ़ाएंगे, बिजली भी का भी दाम लेंगे। इस महामारी में भी आपको लूटने की कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो हर दरोगा को कहा कि आपको 10,000 रुपया चालान करना ही करना है, जिससे कि लोग सरकारी पैसा बढ़ सके। यानी जहां जहां आपको लूटने का मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राष्ट्र आपदा में भी आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है। देश का दलित गरीब है, देश का पिछड़ा वंचित है, देश का अल्पसंख्यक वंचित है, तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी ये सरकार को आपको उखाड़ फेंकना होगा। जब तक ये निकम्मी सरकार रहेगी, ना ये कोरोना से लड़ सकती है, ना ये गरीबी से लड़ सकती है, ना भूखमरी से लड़ सकती है, ना बेरोजगारी से लड़ सकती है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा सकती है, भाई को भाई का दुश्मन बना सकती है, दलित को पिछड़े से, अगड़े को पिछड़े से लड़ सकती है, अल्पसंख्यक को धर्म के नाम पर लड़ा सकती है। इसका काम लड़ाना है और हमारा काम जोड़ना है। मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा। मैं आज की चर्चा को समाप्त करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, जो आज से 100 दिन पहले मैंने बात कही थी, जब आपके लोग गालियां दे रहे थे हम लोग को, जब हम सरकार को एक सही मशवरा दे रहे थे, आपने हमारी बात अगर तब मान ली होती तो भारत में कोरोना नहीं फैला होता। जब तो आप तबलीगी जमात चिल्लाते, बताओ 10.5 लाख में से कितने लोग तबलीगी जमात वाले हैं, बताओ ना। 2 जानकारी डेटा दे रहे थे, डेटा मैं पूछ रहा हूं, 2 डेटा। वो कौन सी जमात है जो बिहार के भाजपा कार्यालय में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, और आप बताइए जी न्यूज के जो 200 के करीब कोरोना पॉजिटिव निकले, वो कौन सी जमात में गए? अमिताभ बच्चन जी कौन सी जमात में गए थे? अरे महामारी को लेकर भी तुमने जो गंदा खेल खेला था भारत को तोड़ने का, आज वो देखो क्या हुआ। और एक आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार आई और इसने फैसले लिए, जब से CAA आया, जब से इन्होंने संविधान विरोधी कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए, और जब से बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया, उस दिन से लेकर आज तक कभी तो भूकंप आ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी टिड्डी दल आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, अब बाढ़ आ गई है। ईश्वर भी नाराज है इस सरकार के फैसलों से, क्योंकि ये सरकार इंसानों की दुश्मन बनने के लिए प्रयासरत है। लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐ मेरे जाट समाज के नौजवानों, ऐ मेरे गुज्जर समाज के लोगों, ऐ मेरे पाल प्रजापति मौर्य सैनी समाज के नौजवान साथियों, ऐ मेरे दलित समाज के नौजवानों, ऐ मेरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आओ मिलकर के लड़ाई भारत के बचाने की लड़ें। आज आदिवासी समाज, मीणा समाज के न्याय की लड़ाई लड़ें। आज एक दलित की बेटी की इज्जत लुटती है, तो कहीं पर गुना में दलितों को मार दिया जाता है, तो कहीं पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जीना मुहाल हो चुका है, उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मण समाज पर। हां, मैं मनुवाद का विरोधी हूं, हां मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत के ब्राह्मणों पर,
भारत उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करे, जहां एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर हो ब्राह्मण समाज के लोगों को गाली मारी जाए, तो हम ब्राह्मण समाज के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि हमारी जहन में, हमारे दिमाग में भारत की एकता और अखंडता और न्याय है। गोबर भरा हुआ नहीं है कि जो हम किसी के दुश्मन बन जाएंगे। हम और उस व्यक्ति के दुश्मन है जो समाज को तोड़ता है और समाज के न्याय के लिए लड़ने वाले, समाज के अंदर भाईचारे को, अमन को कायम करने वाले हर व्यक्ति के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। हां, हमारी आवाज मुखर हो सकती है, हमारे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन जितना दर्द हमें डॉक्टर कफील के जेल में बंद होने पर है, जितना गम हमें मनव्वर अली के जो सीए का प्रोटेस्टर था उसके जेल में होने का है, उतना ही दुख हमें उस एक बेगुनाह ब्राह्मण की हत्या होने का भी है। उतना ही दुख हमें ऊना में दलित भाइयों की हत्या का भी है। उतना ही गुज्जर समाज के उत्पीड़न का भी है। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर की खबरें गुज्जर समाज की तरफ से आ रही, उनके लिए आ रही हैं, उनके साथ उत्पीड़न हुआ। तो यह सरकार सिर्फ और सिर्फ डराना चाहती है। आप कोई मुद्दे को भटका करके आपको स्कूल की फीस तक माफ नहीं कर सकी ये सरकार राष्ट्र आपदा में कह रही थी दूर रहें, ये करें, खुद सारी राजनीतिक मीटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बिजली का बिल माफ करके जनता से मदद नहीं कर सके। पीएम केयर फंड था या विधायक हेरफेर फंड था? ये पीएम केयर फंड इकट्ठा कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी या विधायक हेरफेर फंड इकट्ठा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कैसे सरकार तोड़नी है, राजस्थान में कैसे तोड़नी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कैसे तोड़नी है, महाराष्ट्र में कैसे तोड़नी है। और क्या हाल हो चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करना चाह रहा था। कांग्रेस क्या कर रहे आप लोग? आप अपने विधायकों को नहीं रोक सक रहे, बात करते आप बड़ी बड़ी, कुछ तो करिए। आप में हिम्मत नहीं है, बैठ जाइए, हम मुकाबला करने तैयार है संवैधानिक तरीके से। राजनीतिक मुकाबले के लिए हम सक्षम हैं। अब कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं, हम खुद सक्षम हैं। हम हर उस समाज का नेतृत्व करने में सक्षम है। हमारी पार्टी जिसको न्याय नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की हिम्मत नजर नहीं आती है। अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो हम मुकाबला करेंगे और नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ न्याय करने का कार्य